ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने कभी किया नहीं। क्या बताओ। आई एम गोइंग लाइव ऑन यूट्यूब। मैंने देखा है सिर्फ लोगों को यूट्यूब में लाइव पढ़ाते हुए, है ना। थोड़ा सा कच्चा हूँ टेक्नोलॉजी के मामले में। करके देखता हूँ, अगर होता है तो सही है। नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने कभी किया नहीं। क्या बताओ। चलो ठीक है। आई एम गोइंग लाइव ऑन यूट्यूब। मैंने देखा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा कच्चा। ये तो मेरा ही आवाज घूम के मेरे पास आ रहा है यार। इसको कैसे बंद करें। चलो ठीक है। ओके, सो आज सबसे पहले ना, पहले ये करते हैं, ओम्स लॉ से शुरू करते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं एक बार। बाद में हम लोग जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में थे वो वाला करेंगे। स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है बताओ। ओके। अरे यार, ये तो मेरा ही आवाज को रिपीट कर रहा है फिर से। एनीवेज, तो दिक्कत ये हो रहा है ना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो फिर से मुझे को सुनाई दे रहा है थोड़ा देर बाद। देयर इज अ लैगिंग, और इसको कैसे रिजॉल्व करना है मेरे समझ में नहीं आ रहा है ना। अगर ऐसा होगा तो आपका आवाज तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, क्या करें। है ना? तो मैं बोल रहा हूँ फिर से मुझे को सुनाई दे रहा है थोड़ा देर मेरे पास बाद, नहीं जा रहा है क्या सर आपके पास? और इसको कैसे रिजॉल्व करना है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसको मतलब कर देता हूँ। जस्ट बी विथ मी। इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इज माई स्क्रीन विजिबल? यस सर। यस सर। हाँ, अभी नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। ओके, टेल मी व्हाट इज ओम्स लॉ। हम्म। At constant temperature, the current flowing through the conductor is directly proportional. So current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied to that conductor, and resistance will remain constant if the temperature remain constant, है ना। सो हमको पता है कि ओम्स लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। बाकी V इज इक्वल टू आई आर तो सबको पता है, एवरीबॉडी नोज दैट V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन वैलिड कब होगा? ओम्स लॉ वैलिड तभी होगा अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर वेरी करता है तो दिक्कत क्या आती है? दिक्कत क्या आती है बताओ दीपंकर, टेल मी। अगर टेम्परेचर करेगा तो क्या दिक्कत आएगा? इन केस ऑफ ए कंडक्टर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो चार्जेस का कोलिजन बढ़ेगा, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ेगा। गुड, वेरी गुड। सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। अब क्या टेम्परेचर बढ़ने से सब मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्या? नहीं। नो नहीं सर। नहीं बढ़ेगा।
सिर्फ किसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा? अगर वो कंडक्टर ये- का कंडक्टर है तो, अगर कंडक्टर है तभी मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अदरवाइज रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, उस टाइप के मटेरियल को क्या मटेरियल बोलते हैं हम लोग? टेम्परेचर के साथ अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उस टाइप के मटेरियल को कौन सा मटेरियल कहते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट पीटीसी मटेरियल, temperature coefficient. पॉजिटिव टेम्परेचर टेम्परेचर कोएफिशिएंट कोफिशिएंट मटेरियल। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल किसको बोलते हैं? अगर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उस टाइप के मटेरियल को हम बोलते हैं पीटीसी मटेरियल। तो ऑल कंडक्टर्स आर पीटीसी मटेरियल, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलने से क्या समझ में आ रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और क्या हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने से अगर रेजिस्टेंस घट जाए, कम हो जाए, तो हो जाएगा हमारा निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल, है ना। अगर टेम्परेचर के चेंज के साथ रेजिस्टेंस अगर वेरी ना करे, टेम्परेचर बढ़े या टेम्परेचर घट जाए, रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, Semiconductor device. तो किस टाइप का मटेरियल बोलेंगे इसको? Semiconductor. नहीं, कैसे? सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? सेमीकंडक्टर ये रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है? घटता है। Not the कंडक्शन होता घटता है है। जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं उसको। टेम्परेचर कोफिशिएंट हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़े या घटे, अगर उससे रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, तो इसको हम बोलते हैं जेटीसी मटेरियल, मतलब जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। ठीक है। और उसका एग्जांपल है कांस्टेंटन और मैंगानीज। यस, यूरेका, कॉन्स्टेंटन एंड मैंगानीज। ठीक है। सर तो यूरेका, कॉन्स्टेंटन, मैंगानीज, ये क्या है? ये एलॉय है, एलॉय है। मेटल अगर होता तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता। नॉन मेटल का इन जनरल क्या होता है? सेमीकंडक्टर हो, नॉन मेटल हो, इसका क्या होता है? रेजिस्टेंस घटता है टेम्परेचर बढ़ने से। अब देखो, पकड़ लो, आपने एक इंसुलेटर लिया और इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब इंसुलेटर है, इंसुलेशन है किसी एक मशीन का, और मशीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते वो इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो जाएगा? क्योंकि उसमें कंडक्शन होगा, करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा, जिसको हम एवलांच ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। सेमीकंडक्टर पकड़ लो, गर्म होता है, उसके बाद क्या होता है? एवलांच ब्रेकडाउन होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, करंट फ्लो करता है। तो अगर करंट फ्लो करता है मतलब क्या हो गया? उसका रेजिस्टेंस घट गया। ठीक है। सो अगर मेटल है तो उसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर इंसुलेटर है तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाएगा। सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि सेमीकंडक्टर आप पकड़ लो, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक, क्या होगा? कंडक्टर और इंसुलेटर। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर insulator. At room temperature semiconductor behaves like conductor. So जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका रेजिस्टेंस घटता है, तभी तो कंडक्टर बन जाता है। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया अपना कि टेम्परेचर के साथ मेटल का, नॉन मेटल का, सेमीकंडक्टर का बिहेवियर कैसा रहता है, रेजिस्टेंस का बिहेवियर, रेजिस्टेंस का चेंजेस कैसे होता है। क्या क्या देखा हमने कि नंबर 1 पॉइंट, मेटल के केस पे, या फिर मैं बोल दूं कंडक्टर
कंडक्टर। कंडक्टर के केस पे हमने देखा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि कंडक्टर में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और विगोरसली मूवमेंट करेगा तो और ज्यादा कोलिशन होगा, तो और ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, समझ लिए। दूसरा चीज हमने देखा कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। क्या मटेरियल? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। याद रह जाएगा? हाँ भाई, तो पहला पॉइंट। दूसरा हमने क्या देखा कि अगर मेरा नॉन मेटल है, नॉन मेटल इन जनरल इंसुलेटर का काम करता है, या फिर सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, तो ये सब में क्या होता है कि अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर में हमने देखा है एब्सोल्यूट जीरो में इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कंडक्ट करता है, तो रेजिस्टेंस घटता है। इस टाइप के मटेरियल को क्या बोलेंगे? एनटीसी मटेरियल, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। समझ गए? थर्ड क्या देखा हमने कि कुछ ऐसे एलॉयज होते हैं, देयर आर सम एलॉयज जिसका टेम्परेचर बढ़ने से या घटने से रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, और उस टाइप के मटेरियल को हम बोलते हैं जेडटीसी, मतलब जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। और वो एलॉय जो इंपॉर्टेंट एलॉय है क्या क्या है? यूरेका, मैंगनीज और कांस्टेंट। ठीक, अब बताओ पीटीसी मटेरियल का एक यूजेस बताओ जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, कहां पे? इस प्रॉपर्टी का कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस जो बढ़ता है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम जो डिवाइस बनाते हैं, यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल में या फिर इंडस्ट्री में, सबसे ज्यादा यूज किस चीज का होता है पता है? ठीक हीटिंग में होगा क्या वो? किसके? पीटीसी मटेरियल कहाँ पे यूज करेंगे? देखो, टेम्परेचर को डिटेक्ट करने में यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर को डिटेक्ट करने में यूज कर सकते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं आरटीडी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर क्या है? ये सिंपल एक प्लेटिनम का या फिर प्योर मेटल का एक वायर है, PT100, जो सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, वो मॉडल है PT100, मतलब प्लेटिनम का एक वायर है। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसको एक कोई भी ब्रिज सर्किट पे लगा के आप क्या कर सकते हो? रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, और प्रोपोर्शनेट टेम्परेचर कितना है उसको एक चार्ट में देख सकते हो। तो आरटीडी का एक स्टैंडर्ड चार्ट आता है, उसमें हम क्या देख सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस होने से कितना टेम्परेचर दिखाएगा, या फिर कितना टेम्परेचर होने से कितना रेजिस्टेंस होता है। तो उससे पता चल जाता है हमको कि एग्जैक्टली टेम्परेचर क्या है। और सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में PT100, ये मॉडल है PT100, मतलब प्लेटिनम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, लिखे रखो। आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर डिटेक्शन में यूज होने वाला और एक इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। आरटीडी हो गया है, और क्या चीज यूज करते हैं टेम्परेचर डिटेक्शन के लिए? टेम्परेचर मेजरमेंट में हम और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? थर्मोकपल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या है? एनीबॉडी? थर्मोकपल क्या है और कौन से प्रिंसिपल पे यूज एक्ट करता है? बेस्ड नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में करता है कैसे? ना, थर्मोकपल
का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ये सवाल जो पूछ रहा हूं ना, ये मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में आपसे पूछेगा। आरटीडी क्या है, आरटीडी कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, थर्मोकपल क्या है, थर्मोकपल कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सब कॉमन बातें हैं। इंडस्ट्री में जाओगे, इंटरव्यू पे जाओगे, एग्जाम्स पे भी पूछेगा बहुत बार कि थर्मोकपल का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। सीबेक इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट क्या था? सीबेक इफेक्ट कि व्हेनेवर two dissimilar metallic wire, two dissimilar metallic wire connected at a junction, अगर एक जंक्शन में आप एक जंक्शन बनाओ दो डिसिमिलर मेटेलिक वायर का और उसको अगर गर्म कर दो तो अगले एंड पे हमको ईएमएफ मिलेगा। क्या मिलेगा? ईएमएफ मिलेगा। मिली वोल्ट जनरेट करता है। कैसे करेगा? इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं सीबेक इफेक्ट। कब करेगा? जब यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल होंगे। यहाँ पे होगा एक टाइप का मेटल और दूसरा वाला डिफरेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला मटेरियल होना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट है, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस है दोनों साइड पे, तब जाके मिलीवोल्ट जनरेट होता है। समझ में आया? क्या बोला? फिर से रिपीट कर रहा हूं। टेम्परेचर की बात कर रहे थे, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रेजिस्टेंस पे, उसके ऊपर बात कर रहे थे। हमने देखा टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, उस टाइप के मटेरियल को पीटीसी मटेरियल बोलते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, उस टाइप के मटेरियल को क्या बोलते हैं? एनटीसी मटेरियल बोलते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, बढ़ने से घटने से फर्क नहीं पड़ता है, उस टाइप के मटेरियल को हम लोग जेटीसी मटेरियल बोलते हैं, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके यूजेस, उस टाइप के टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर बेस करके अलग अलग मटेरियल का जो यूजेस होता है वो क्या है, कहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। तो हमने देखा कि पीटीसी मटेरियल जो है वो हमारे आरटीडी बनाने में बहुत मदद करेगी, आरटीडी के लिए बहुत काम में आता है। आरटीडी क्या है? रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर यूज होता है इंडस्ट्री में, पीटीसी मटेरियल यूज करते हैं। कौन सा वाला? सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है आपका PT100, प्लेटिनम 100। बस, तो ये एक सिंपल सा वायर होता है आरटीडी का, इस टाइप से, और इसी को हम लोग इंसर्ट करते हैं। किसी भी पाइपलाइन पे इंसर्ट कर दो तो वो पाइपलाइन के अंदर का जो फ्लूइड होगा उसका जो भी टेम्परेचर होगा वो आपको दिखाएगा। सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है इस टाइप से, आरटीडी का सिंबल, दिस इज आरटीडी। ये 3 वायर आरटीडी है। आरटीडी के बारे में और थोड़ा बता दे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर कॉम्पेंसेट करना पड़ता है, इसीलिए आरटीडी हमेशा आपको दिखेगा 3 वायर का। यहां से और एक लीड वायर लगाते हैं, या तो 3 वायर होता है या फिर 4 वायर भी होता है। इन जनरल आरटीडी 3 वायर आरटीडी सबसे ज्यादा यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे हम जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है एक टर्मिनल पे, एक वायर पे हम लोग रेजिस्टेंस दिखाते हैं, बाकी 2 टर्मिनल जो है वो शॉर्टेड दिखाते हैं। ये होता है आरटीडी, प्लेटिनम 100। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, वो है थर्मोकपल। थर्मोकपल कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? थर्मोकपल बेस्ड है सीबेक इफेक्ट पे। सीबेक इफेक्ट क्या है कि अगर 2 डिसिमिलर मेटेलिक वायर को हम लोग जंक्शन क्रिएट करें, एक एंड पे अगर हम कनेक्ट कर दें और उस एंड को अगर हॉट जंक्शन बनाए, टेम्परेचर ज्यादा रखें, तो अगले एंड पे हमको क्या दिखेगा? ईएमएफ जनरेट होता हुआ दिखेगा, मिली वोल्ट मिलेगा। वो ईएमएफ जो होगा वो रेंज होगा आपका मिली वोल्ट पे, ठीक है। तो मिली वोल्ट कब जनरेट होगा? जब हॉट एंड एंड कोल्ड एंड के बीच पे टेम्परेचर का डिफरेंस है। अगर सेम टेम्परेचर है
तो 0 मिलीवोल्ट होगा। इसका भी एक स्टैंडर्ड चार्ट आता है और वो स्टैंडर्ड चार्ट में आपको मिलीवोल्ट लिखा होगा और आपका टेम्परेचर लिखा होगा कि कितना मिलीवोल्ट पे कितना टेम्परेचर है। मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, है मेरे पास। तो वो टेम्परेचर चार्ट में क्या होगा कि पकड़ लो आपका 20 मिलीवोल्ट जनरेट हुआ है, तो 20 मिलीवोल्ट के अक्रॉस आपका कितना टेम्परेचर होगा वो चार्ट में आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट और क्या बात है कि थर्मोकपल जो होता है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप का थर्मोकपल मिलता है। के टाइप, आर टाइप, जे टाइप थर्मोकपल मिलता है। किसके ऊपर बेस डिपेंड करता है ये कि के टाइप है, आर टाइप है, जे टाइप है? वो डिपेंड करता है ये जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो कौन सा दो मटेरियल है। जैसे सबसे ज्यादा यूज होने वाला थर्मोकपल कौन सा है इंडस्ट्री में? सबसे ज्यादा यूज होने वाला थर्मोकपल है के टाइप थर्मोकपल। के टाइप थर्मोकपल में क्या मटेरियल यूज करते हैं हम लोग? के टाइप मटेरियल में यूज होता है क्रोमेल, क्रोमेल एंड एल्यूमिनियम। क्रोमेल क्या है? क्रोमियम का एक एलॉय होता है और एल्यूमिनियम का एलॉय होता है। तो वो दोनों टाइप का मटेरियल का अगर दो वायर है और उसको उससे अगर थर्मोकपल बनाए हो तो फिर वो हो जाएगा आपका के टाइप थर्मोकपल। और इसका रेंज बहुत अच्छा है, माइनस में है, बट मैं पकड़ रहा हूँ 0 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग यूज करते हैं। तो आप किसी भी पावर प्लांट पे चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आपको दो टाइप का टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, दिखेगा आपको, सेंसर्स दिखेंगे दो टाइप के। एक होता है आरटीडी, दूसरा होता है थर्मोकपल। आरटीडी क्या होता है? रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। थर्मोकपल क्या होता है? सीबेक इफेक्ट पे बेस किया हुआ दो अलग अलग टाइप का मेटेलिक वायर होता है। क्लियर? थर्मोकपल टू वायर होता है, आरटीडी 3 वायर होता है नॉर्मली। थर्मोकपल को पहचानने का और क्या तरीका है कि थर्मोकपल क्योंकि मिलीवोल्ट दे रहा है तो उसका एक एंड में जो थर्मोकपल होगा उसमें आपको प्लस और माइनस का सिंबल मिलेगा कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, मिलीवोल्ट जनरेट कर रहा है, डीसी मिलीवोल्ट है, तो एक टर्मिनल पे पॉजिटिव होगा, एक टर्मिनल पे निगेटिव लिखा रहेगा। ठीक है? अगर और क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है इसमें और इंपॉर्टेंट बातें ये है कि आरटीडी लो टेम्परेचर डिटेक्शन के लिए सही है, लो टेम्परेचर रेंज के लिए। पकड़ लो आपका 0 to बेस्ट है 0 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, आरटीडी इज गुड। थर्मोकपल 0 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। सो थर्मोकपल जहां पे आपका टेम्परेचर रेंज हाई है वहां पे थर्मोकपल यूज करेंगे, लो टेम्परेचर रेंज है आरटीडी यूज करेंगे। क्लियर? Anybody has any question? सीमांतो समझ में आया? समझ गया सर। ओके। सो याद रखने वाली बात है, देखो एक बार करेंगे वही याद रह जाएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहां से शुरू किए थे? ओम्स लॉ। आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पे हमने देखा कि V इक्वल टू IR होता है, वो सबको पता है कि वोल्टेज जो करंट होगा किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट पास करता है वो आपका अप्लाइड जो वोल्टेज होता है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट कंडक्टर उसका प्रोपोर्शनेट होता है। ये कब तक वैलिड रहेगा? जब तक मेरा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर जाता है? रेजिस्टेंस वेरी करेगा या तो आप मटेरियल चेंज करो, तो अगर इंस्टॉलेशन कर देते हो कोई एक चीज या फिर बना लेते हो तब तो मटेरियल चेंज करने का सवाल नहीं उठ रहा है। और क्या हो सकता है? डायमेंशन चेंज करो। डायमेंशन क्या है? लेंथ, एरिया। अगर चेंज करते हो तब जाके उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। तो मटेरियल सेम है, डायमेंशन सेम है। क्या वेरी कर सकता है? टेम्परेचर वेरी कर सकता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर रहेगा, दिन के टाइम पे अलग होगा, रात के टाइम पे अलग होगा, तो टेम्परेचर वेरी करेगा। टेम्परेचर वेरी करने से क्या चेंज हो जाता है? रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। वो जो वेरिएशन हमने देखा रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ,
वो वेरिएशन कैसे, क्या क्या वेरिएशन देखा हमने, 3 तरीके का, कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है पीटीसी मटेरियल का, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है इंसुलेटर, नॉन नॉन मेटल्स, सेमीकंडक्टर, या फिर बाकी सब किसी भी टाइप का हो जाए, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या बोल रहे हैं उसको, एनटीसी मटेरियल। टेम्परेचर बढ़ने से या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जेडटीसी मटेरियल यूरेका मैंगानीज कांस्टेंट है। क्लियर। कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं पीटीसी मटेरियल, PT100 कहाँ यूज करते हैं भाई, हम लोग यूज करते हैं मोस्टली आरटीडी बनाने में PT100 यूज कर रहे हैं। आरटीडी क्या होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, और वो लो रेंज का टेम्परेचर अगर हो 0 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड का, तब जाके इंडस्ट्री में बहुत अच्छा देखने को मिलता है फंक्शनिंग उसका। उसके अलावा टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, थर्मोकपल यूज करते हैं। थर्मोकपल क्या है, थर्मोकपल सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। 2 डिसिमिलर मेटेलिक वायर है, जिसको हमने एक एंड पे कनेक्ट कर दिया, जिस एंड को जंक्शन बनाया हो वहां पे आप गर्म हॉट एरिया रखोगे, जिसका टेम्परेचर आपको मेजर करना है वहां पे लगाओगे, और अगले एंड पे आप मिलीवोल्ट चेक करोगे। मिलीवोल्ट जो मिलेगा, वो मिलीवोल्ट हम एक स्टैंडर्ड चार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। अलग अलग टाइप का थर्मोकपल के हिसाब से अलग अलग स्टैंडर्ड चार्ट आता है, आप गूगल करोगे मिल जाएगा आपको। तो मिलीवोल्ट के साथ जैसे ही हम टेम्परेचर को मेजर करके देखेंगे तो टेम्परेचर मिल जाएगा। ये हो गया टीटीसी मटेरियल की बात। थर्मोकपल का रेंज 0 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, आरटीडी का 0 to 300 डिग्री, एग्जैक्ट आप लोग देख सकते हो। एनीवेज, और क्या बोल रहे थे, एनटीसी मटेरियल कहां पे यूज होता है टेम्परेचर मेजरमेंट में, थर्मिस्टर में। थर्मिस्टर बनाने में हम लोग क्या यूज करते हैं, एनटीसी मटेरियल यूज करते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। थर्मिस्टर और थर्मोकपल में या फिर आरटीडी में क्या अंतर है, थर्मिस्टर स्विच की तरह एक्ट करता है, टेम्परेचर स्विच बनाने में थर्मिस्टर यूज होता है। जेडटीसी मटेरियल कहां पे यूज करते हैं, जेडटीसी मटेरियल का यूज होता है इंस्ट्रूमेंट बनाने में। पकड़ लो आप एक एमीटर बना रहे हो, एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। अगर एमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी कर गया, तो सेम मोटर अगर चला रहे हो और उसमें एमीटर लगा हुआ है, तो वो दिन में दिखा रहा है 100 एम्पियर और रात में दिखा रहा है आपका 80 एम्पियर। तो टेम्परेचर वेरी करने से अगर रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा, तो एमीटर का जो रीडिंग शो करेगा वो रीडिंग डिफरेंट दिखाएगा। इसीलिए जब इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, पकड़ लो वोल्ट मीटर के लिए आप मल्टीप्लायर बनाते हो, ए मीटर में आप शंट बनाते हो, तो वहां पे आप 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल का जेडटीसी मटेरियल यूज करते हैं। क्लियर हो गया ना एकदम, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? No, sir. गुड, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे चलते हैं। सो जो V इज इक्वल टू IR लिखते हैं हम लोग ओम्स लॉ, उसको क्या बोलते हैं, दिस इज द स्केलर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। स्केलर फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि अच्छा पहले ये बताओ कि करंट जो बोलते हैं ना, करंट I, करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर करंट का डायरेक्शन क्यों दिखाते हो? आप करंट फ्लो कर रहा है इधर से इधर, यहाँ पे अगर आप एक बैटरी लगाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट का तो डायरेक्शन होता है A to B, होता है ना। फिर स्केलर क्यों है, वेक्टर क्यों नहीं है करंट? मेरा कहना समझे, उसका करंट मैग्नीट्यूड नहीं होता सर, हाँ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, नहीं होता है। करंट का मैग्नीट्यूड नहीं होता है, तो करंट कैसे 5 एम्पियर 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर 5 एम्पियर ये सब मैग्नीट्यूड नहीं है?
अगर आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन है। अगर आप बोल रहे हो कि इस वायर के इस मशीन में 5 एम्पियर करंट जा रहा है या फिर 10 एम्पियर करंट जा रहा है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है। तो जब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो फिर करंट को स्केलर क्यों बोल रहे हो भाई? इसने क्या गलती वेक्टर होगा सर। वेक्टर होगा, सिंपल सी बात है ना। हाँ। एवरीबॉडी, करंट वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर। कौन कौन है? दीपंकर? सर स्केलर। तो स्केलर है तो क्यों है? वेक्टर का तो समझ में आया, इसका जवाब तो मेरे को समझ में आया कि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन स्केलर क्यों? सर सर फील्ड टू है मूव करे। तो करंट और डायरेक्शन देखा है ऐसा ना? क्यों क्यों होता है ऐसा? देखो करंट, सिर्फ हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ते हैं ना वेक्टर का, वेक्टर में क्या पढ़ते हैं कि द क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट क्या करता है? करंट आपका वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। करता है क्या करंट? वेक्टर, अरे क्या हो, करंट वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है ना? एक मिनट भाई। अगर आपका इस तरफ से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, इस साइड से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो यहां से कितना करंट निकलेगा? 3 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो फिर निकलेगा कितना? 7 एम्पियर निकलेगा ना। केसीएल, सिंपल सा केसीएल है, इधर से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो 7 एम्पियर का करंट निकल के जाएगा। अब अगर वायर को चेंज करोगे, डायरेक्शन चेंज करोगे, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या 7 एम्पियर का? नहीं ना होगा। नो। तो करंट, अगर आपका वायर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब भी आपका क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए करंट को स्केलर क्वांटिटी कह रहे हैं। ठीक है, वेक्टर एडिशन को क्यों बोल रहे हैं? एग्जैक्ट लॉजिक क्या है? क्योंकि करंट वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, नहीं मानता है, इसीलिए हम लोग इसको स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को और क्या बोलते हैं? पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं, पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और क्या है, कोई बताएगा मेरे को? एनीबॉडी, व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ? पता है किसी को? J is equal to J equal to rho E. सिग्मा, नॉट रो, सिग्मा ई। ठीक है, J मतलब करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, J इक्वल टू करंट डेंसिटी एंड योर सिग्मा इज योर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, E is the field intensity. So this is also Ohm's law in vector form. आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में एग्जाम्स में कभी कभी पूछेगा डायरेक्टली, व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म क्या है? J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। क्या हो रहा है? ठीक है, क्लियर? सो देखा हमने कि ओम्स लॉ हम लोग अभी तक क्या जानते थे? V इज इक्वल टू आई आर ही जानते थे। V इक्वल टू आई आर किस टाइप का फॉर्म है? स्केलर फॉर्म है ओम्स लॉ का। J इक्वल टू सिग्मा ई, ये क्या है? वेक्टर फॉर्म है। J क्या है? करंट डेंसिटी। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। और फील्ड इंटेंसिटी E। ठीक है, अब एक बार जो अभी तक बात किए हैं हम लोग की, क्या किए हैं कि भाई मेटल के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज कैरी करते हैं। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग चार्ज कैरियर होता है। मेटल होगा, कंडक्टर होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
सेमीकंडक्टर होगा इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, होल गैस होगा आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ओनली आयंस। तो हाँ। अलग अलग मटेरियल में अलग अलग टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, हमको पता है वो। तो वी नो दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एनी मेटल मूव रैंडमली। क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो निकल के आ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रैंडमली मूव करता है, और जब रैंडमली मूव करता है दे कोलाइड विथ स्टेशनरी आयंस एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला कि पकड़ लो, ये अगर मेरा कंडक्टर है, इसके अंदर क्या है? बहुत सारे एटम्स है ना, और एटम्स के अंदर क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। जो आउटर मोस्ट शेल है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के आ सकता है। मेटल्स में क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल के आ जाते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम कह रहे हैं उसको। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब निकल के आ गया, समझना बहुत बढ़िया से बात है, कि जब निकल के आ गया तो ये जो एटम है ना, वो एटम क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। किस टाइप का आयन? इमोबाइल आयन। इमोबाइल, वो मूव नहीं कर पा रहा है लेकिन पॉजिटिव आयन बन गया है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया है एंड इट इज फ्री, वो न्यूक्लियस से छूट गया है। अब वो इधर उधर घूमेगा। अब जब वो इधर उधर घूमेगा तो यहाँ पे अकेला थोड़ी ना घूमेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक फील्ड है, तो हर एक चार्ज का फील्ड होता है, और वो फील्ड इंटरेक्ट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? रिपेल करेगी, और रिपेल करेगी, ये इधर से उधर रैंडमली मूव करेगा। जब वो मूव कर रहा है तो फिर यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन बन के बैठा हुआ है ना, जो स्टेशनरी आयन है, वो भी तो वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वो उसको खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या होता है? हिंड्रेंस मिल रहा है उसको, जब वो जब फ्लो कर रहा है तो एक तो वो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, दूसरा है कि पॉजिटिव आयन उसको खींच रहा है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हमने दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है और रैंडमली मूव कर रहा है, स्टेशनरी आयंस के साथ ये कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज के साथ रिपल्शन हो रहा है। The direction of the motion of the electrons changes after each collision and the net current becomes zero. इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो नेट करंट क्या है? जीरो हो रहा है, क्योंकि रैंडमली मूवमेंट कैंसिल आउट हो जा रहा है। इसीलिए कोई भी ऐसे ही नॉर्मली कंडक्टर में टच करने से हमको करंट नहीं लगती है। और ये जो जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है ना कोलिशन से पहले का, उस पाथ को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिशंस एंड द टाइम टेकन between the two collisions is called relaxation time. The average relaxation time is 10 to the power of minus 14 second. ठीक है। Now under the influence of any electric field, जब हम इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा? एक फोर्स अप्लाई करेगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लगाते हैं कि ये तो एक कंडक्टर है भाई, और उस कंडक्टर में हम क्या कर रहे हैं? अगर एक मेटल है, इसमें जब तक आप कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करते हो तो फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या था? वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा था। जैसे ही आपने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, अब क्या हो गया? वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में आने से उसका सारे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगा। So under the influence of electric field, the electrons accelerate due to the electrostatic force and the velocity increases. However, at each collision with the ions, the electrons lose energy and attains a steady state with a finite velocity called drift velocity. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको बोलते हैं? कब आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं। फील्ड अप्लाई अगर नहीं करोगे तो फिर रैंडम मूवमेंट था, है ना। फील्ड अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएगा, एक्सेलरेट करेगा, और अल्टीमेटली वो एक स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगा, और उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमको पता है। कैसे पता है? अगर पकड़ लो, ये मेरा मेटेलिक एक कंडक्टर है और मैं यहाँ पे एक बैटरी लगाता हूं,
तो दिस इज माई पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज माई नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल मतलब क्या है, उस साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। हम बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है उसका डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं कन्वेंशनल करंट, है ना। तो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लगाया है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल के तरफ बोलते हैं, तो बोल रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन पे आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू द applied electric field. Am I clear? Any confusion, anybody? अभी तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्या जो बात किया है, सर एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बता देते हैं। देखो कोई भी मैटर उठा लो, कोई भी वायर उठा लो, आप यहाँ पे एक वायर है, मैं इस वायर को लेता हूँ। सो ये जो वायर है इसके अंदर क्या है, कंडक्टर है ना, मेटल है, कॉपर का। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन क्या स्टेडी है, नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। तो करंट क्यों नहीं लगता है हमको, मैं तो इसको सर्किट क्लोज कर दे रहा हूं इसका, तो करंट फ्लो होना चाहिए, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली इनसाइड दैट कंडक्टर। रैंडमली मूव करने से क्या हो रहा है, वो जो इफेक्ट है नेट इफेक्ट जो है, नेट करंट है, जीरो हो जा रहा है। अब क्या है कि हम लोग इसके दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। मतलब आप बैटरी बना सकते हो, एक कॉपर का प्लेट ले लिया, एक जिंक का प्लेट ले लिया, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया H2SO4, तो क्या करेंगे, यहां से करंट पास करना शुरू करें, मतलब एक फील्ड अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे एक फोर्स लगेगा। फोर्स किस पे लग रहा है, चार्ज पे लग रहा है। अब चार्ज पे जब फोर्स लगेगा तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे एक्सेलरेट करेगी। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो फिर वो अपना एनर्जी लूज करेगा, कहाँ पे, इन बिटवीन द कोलिशन। जब वो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है तो वहां पे एनर्जी लूज कर रहा है, और जो उसका इमोबाइल आयन से वो आयन से उसको खींचने की कोशिश करे, वहां पे एनर्जी लूज कर रहा है। अल्टीमेटली वो एक स्टेडी स्टेट अचीव कर रहा है, एक स्टेडी वेलोसिटी अचीव करता है। वो स्टेडी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। अब देखते हैं उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं कि भाई जो फोर्स हम लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, फील्ड इंटेंसिटी का, इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो पकड़ लो कि F जो फोर्स हम एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं ना, उस चार्ज के ऊपर, एक Q चार्ज है मेरा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डेवलप किया है E स्ट्रेंथ का। तो फील्ड स्ट्रेंथ इज E, फोर्स है F और चार्ज है मेरा Q। तो फोर्स कितना होगा, Q इंटू E। ये हमने कहां से देखा था, आपका कोलम्ब्स लॉ याद है कि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2। अगर Q1 Q2 है तो फिर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाता है। वो फोर्स कितना होता है, Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलॉन R², इतना फोर्स लगाता है, देखा था हमने। और फिर हमने देखा था कि फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। फील्ड इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करते हैं इस तरीके से कि अगर पकड़ लो यहाँ पे और कोई दूसरा चार्ज नहीं, सिर्फ एक ही चार्ज है Q1, तो ये जो Q1 है तो उसके चारों तरफ उसका अपना एक इंटेंसिटी होगा, वो इन्फ्लुएंस होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस Q1 का जो इन्फ्लुएंस है, जब उस पे और कोई चार्जेस नहीं है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इन्फ्लुएंस है उसी को इंटेंसिटी बोल रहे हैं, उस पॉइंट चार्ज का। अब जब मेटल बनेगी तो वहां पे लाखों करोड़ों चार्जेस रहेंगे और हर एक चार्ज का एक इन्फ्लुएंस रहेगा। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेफिनेटली एक चार्ज का तो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वहां पे हजारों चार्जेस का इन्फ्लुएंस होगा चारों तरफ से। तो नेट जो
इन्फ्लुएंस बचता है, वहां पे जो इंटेंसिटी बचता है उसी को हम फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हैं वहां, है ना। अब फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं फिर, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वही है। तो F/Q अगर कर दे तो हमको इंटेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो फोर्स इज इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू F/Q। तो हम बोल सकते हैं ना फोर्स इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है, क्लियर। तो कूलम्ब्स लॉ से मिल गया हमको कि फोर्स जो लगेगा वो होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अगर उस चार्ज का मास अगर हम पकड़ते हैं m, एक्सेलरेशन अगर a है, तो हमको पता है फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू ma फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू Q इंटू E। एक्सेलरेशन क्या हो गया फिर, Q E बाई m। आप लोग लिखते जाना आप मेरे साथ, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, m को उस साइड ले जाओ, तो एक्सेलरेशन मिल गया। नाउ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है एक्सेलरेशन क्या है, v बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर v है तो v बाई टी, तो v क्या हो गया, a इंटू टी, है ना। अभी एक्सेलरेशन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिप्लेस कर देते हैं। सो v इज इक्वल टू क्यू ई एम बाई एम इंटू टी, हो गया। तो इस एक्सप्रेशन से हमको क्या मिला, हमने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये जो कांस्टेंट हम दिखा रहे हैं Q T बाई M, इसको हम क्या बोलते हैं, Q T बाई M, इसको हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो म्यू इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन and it is given by QT by M and it is expressed as your meter square by volt second। दिख रहा है ना सबको, so मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकेंड। तो ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, मोबिलिटी के साथ आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। लिख लो सब लोग, लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्या टाइम हो गया, 8:57, ओके। अब क्लियर है कैसे कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहा है, देखो और भी बातें हैं, अगर आप और थोड़ा बढ़िया से सोचते हो तो किसी भी कंडक्टर के सेंट्रल एक्सिस पे या फिर इनसाइड द कंडक्टर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेगी। और जो आपका कंडक्टर है वो कंडक्टर क्या कहते हैं इसको, सिलिंड्रिकल कंडक्टर ले लो, स्फेरिकल कंडक्टर ले लो, तो सिमेट्रिक है। तो सारे चार्जेस जो है वो कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। तो इनसाइड द कंडक्टर इन जनरल इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता है, सारे चार्जेस कहाँ पे आ जाने चाहिए, सरफेस पे आ जाने चाहिए। तो दैट्स नॉट आवर, वो समझने के लिए सही है कि किस तरीके से काम कर रहा है। हमारा इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंटरव्यू में जाते हैं वहां पे सवाल करें तो इतना सारा चीजें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ यू सी F इज इक्वल टू Q इंटू E, ये कहाँ से मिला, कूलम्ब्स लॉ से मिल गया, याद हो जाएगा। कूलम्ब्स लॉ क्या था, F इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, है ना। एप्सिलॉन क्या था, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। एप्सिलॉन क्या था, एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम पे वो चार्ज रखा हुआ है
उस मीडियम का परमिटिविटी कितना है वो शो करता है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट हाँ। परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। वैक्यूम। मतलब चार्ज को अगर आप हवा में रख दो या वैक्यूम में रखो तो जो उसका इंटेंसिटी होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा, उसको कंसीडर करते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव मतलब हम किसके साथ कंपेयर करें? हम कंपेयर करेंगे वैक्यूम और एयर के साथ। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज है, उसका क्या इंफ्लुएंस है, और हवा में रखने से कितना होता है, उसका डिफरेंस हमको मिलता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी या फिर रिलेटिव परमिटिविटी से। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करंट इन कंडक्टर्स। सो ये एक्सप्रेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट पास करता है और उसका रिलेशन किसके साथ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो पकड़ लो, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए कंडक्टर। कंडक्टर का लेंथ कितना है? L और एरिया ले लिया A, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर कैपिटल है। नाउ लेट number of electrons available per meter cube inside the conductor is n, and axial drift velocity is v meter per second. So n क्या हो जाएगा? per meter cube, number of total number of electrons है n divided by the volume of the conductor. वॉल्यूम कितना होगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, आपको मिल गया ना पर मीटर क्यूब कितना इलेक्ट्रॉन्स है। स्मॉल एन निकल गया। देयरफॉर ए स्मॉल टाइम, अगर हम एक स्मॉल टाइम dt पे पकड़ते हैं, कंसीडर करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ds ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी v इंटू dt। v इंटू dt, v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? v इंटू dt। ये डिस्टेंस मिल गया कि dt टाइम पे इलेक्ट्रॉन कितना दूर तक जा सकता है। द स्मॉल वॉल्यूम वुड बी एरिया इंटू, ये अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, मल्टीप्लाइड बाई जितना डिस्टेंस तक, पकड़ लो यहाँ पे दिखाता हूँ। चलिए, ये अगर इसका कंडक्टर जो भी है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है वो अगर dt टाइम पे इतना दूर तक जाता है, तो इसको क्या कर दे रहे हैं? ये हो गया इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू a v इंटू dt। क्लियर? नाउ चार्ज इलेक्ट्रॉन का E अगर हम पकड़ते हैं तो dt टाइम पे जितना चार्ज, टोटल चार्ज जो पास करेगा उस क्रॉस सेक्शन एरिया को पास करके जाएगा, वो होगा dq इज इक्वल टू n e एंड av dt। av dt हो गया वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ चार्जेस दैट इज फ्लोइंग। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E पकड़ रहे हो, एक पर यूनिट मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? स्मॉल एन। तो स्मॉल एन इंटू ई ए भी डी टी, इतना चार्ज फ्लो किया। तो करंट कितना होगा? करंट इज डी क्यू बाई डी टी। सो आई इक्वल टू एन ई ए इंटू बी। एन क्या है? एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ई क्या है? चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बी क्या है? आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये रिलेशन हो गया हमारा करंट विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। समझ में आया? सीमांतो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी
अगर पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब पता है, एरिया ऑफ कंडक्टर पता है, करंट आप निकाल सकते हो डी क्यू डी टी, है ना। नाउ करंट पर यूनिट एरिया तो क्या बोलते हैं हम लोग, करंट डेंसिटी, J इज इक्वल टू I बाई A। तो दिस इज द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द मल्टीप्लाइड बाय योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इतना हो गया आपका करंट डेंसिटी। सो हमको क्या पता है, थोड़ा देर पहले हमने ये वाला रिलेशन देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू मोबिलिटी इनटू फील्ड इंटेंसिटी, V इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। इसी को यहाँ पुट कर देते हैं, तो J इज इक्वल टू एन ई म्यू इंटू ई। अब यहां से देखो रिलेशन क्या निकल के आया कि एन ई म्यू, इसको हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, एंड दैट कांस्टेंट इज योर कंडक्टिविटी सिग्मा। सो आपका जो ओम्स लॉ हमने बताया था, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J is equal to sigma into E. This is current density is equal to conductivity into electric field intensity. Clear? Total charge जो फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट होगा, मोबिलिटी हमने देखा था, तो J is equal to sigma into E, and this is called the vector form of Ohm's law. हाँ बोलो भाई। किसी को कोई सवाल है तो बोलो। क्या क्या निकाले हम लोग अभी, एक बार फिर से यहां से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि जो फोर्स अप्लाइड होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई। ई क्या है, फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फोर्स मिलेगा। फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए। तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर दिया, तो एक्सेलरेशन को हमने लिखा क्यू ई बाई एम। अब क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालना था हमको, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी से रिप्लेस कर दो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है कि v a इज इक्वल टू v बाई टी। रिप्लेस कर दिया तो हमको मिला मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी होता है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख के रखना, म्यू मोबिलिटी इक्वल टू क्या है कि क्यू टी अपन एम, ठीक है। और मोबिलिटी का यूनिट क्या है, एम स्क्वायर बाई वोल्ट सेकेंड, एम स्क्वायर बाई वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर बाई वोल्ट सेकेंड। सो हो गए ना, ये देखो यहां से आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड, हो गया आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, और फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वोल्ट पर सेकेंड। म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखता हूँ, म्यू इज इक्वल टू drift velocity divided by field intensity, and this is coming as your meter square by volt second। वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड, और फील्ड इंटेंसिटी हो गया वोल्ट पर मीटर। फील्ड इंटेंसिटी इज वोल्ट पर मीटर, तो मीटर ऊपर चला गया, मीटर स्क्वायर बाई वोल्ट सेकेंड। क्लियर? मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखा है जहां पे आपको मोबिलिटी का डायरेक्ट यूनिट भी पूछता है कि सिलेक्ट और व्हिच वन इज द राइट यूनिट फॉर योर मोबिलिटी, तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर बाई वोल्ट सेकेंड। कैसे मिल गया भाई, क्योंकि V इज इक्वल टू म्यू इंटू ई होता है। क्लियर? फिर हमने यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ करंट का रिलेशन निकाला। करंट का रिलेशन क्या निकला, I इज इक्वल टू एन ई ए वी, और करंट डेंसिटी क्या है, एन। एन ई मतलब टोटल चार्ज,
v मतलब drift velocity. So v is equal to j equal to sigma vector form of Ohm's law. Okay. Any questions? Dipankar, Ranamit? चलो यहां से हम लोग क्या करते हैं, स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या था, v इज इक्वल टू आई आर, उसको भी देख लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म से हम लोग स्केलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, दोनों को मिलाते हैं। चलो क्या करेंगे कि करंट डेंसिटी है J एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमको पता है कि अरे J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, अभी हमने बताया बनाया। सो E इक्वल टू क्या हो गया कि सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, 1 by rho, rho is the resistivity, so E is equal to rho into J, rho resistivity, and resistivity of any material remains constant at constant temperature. resistivity क्या है, resistivity मतलब एक यूनिट 1 मीटर क्यूब में किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस, उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। R इज इक्वल टू रो L बाई A, है ना। तो रो इज द रेजिस्टिविटी एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ योर कंडक्टिविटी, है ना। सो रेजिस्टिविटी ऐसा होता है, हम लोग क्या लिख रहे हैं कि V, पकड़ लो, पोटेंशियल डिफरेंस V है बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर। सो V इज इक्वल टू E इंटू L। अगर यहाँ पे आप वोल्टेज लगाते हो V और उसके वजह से जो फील्ड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर इस कंडक्टर का इफेक्टिव लेंथ है L, तो वोल्टेज इज इक्वल टू फील्ड इंटेंसिटी इनटू L, V इज इक्वल टू E इंटू L। सो E को रिप्लेस कर दो V बाई L से, यहाँ पे क्या मिल गया, V बाई L इज इक्वल टू रो इंटू J, एंड रिप्लेसिंग J, पोटेंशियल डिफरेंस B इज इक्वल टू रो I बाई A हो गया तुम्हारा J, और ये L इधर चला आया, तो हो गया ना V इज इक्वल टू I इंटू R, रो L बाई A, तो ये रहा मेरा रो L बाई A इंटू I। समझ में आया, वेक्टर फॉर्म से हमने इसको स्केलर फॉर्म में ओम्स लॉ का कन्वर्ट किया है। कि वेक्टर फॉर्म क्या था, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू रो इंटू J, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अब वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, फील्ड इंटेंसिटी इंटू लेंथ। अब क्या करेंगे, V बाई L इज इक्वल टू E, और E इज इक्वल टू नथिंग बट योर रो J, J को रिप्लेस कर दो I बाई A, I बाई A क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, हो गया आपका V इज इक्वल टू R इंटू I, V इज इक्वल टू I इंटू R। दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या टाइम हो गया, 9:15 हो गया। ओके, तो ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म हमने देखा है। और क्या क्या चीज देखा आज, ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म देख लिया, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देख लिया। V इज इक्वल टू आई आर, R जो होता है रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ कब वैलिड होता है, जब तक आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ओम्स लॉ वैलिड है। रेजिस्टेंस कब चेंज हो सकता है, रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है अगर आप डायमेंशन चेंज करो, लेंथ चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो, या फिर मटेरियल को चेंज कर दो। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल और डायमेंशन ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल।
सो टेम्परेचर वेरिएशन के साथ हमने देखा जेटीसी, एनटीसी, पीटीसी मटेरियल। पीटीसी का यूजेस देखा आरटीडी में, थर्मोकपल देखा, फिर हमने एनटीसी मटेरियल से थर्मिस्टर बनाते हैं, टेम्परेचर स्विच बनाते हैं। फिर हमने देखा कि जेटीसी मटेरियल यूज होता है ए मीटर का शंट, मल्टी वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर, इंस्ट्रूमेंट का जो कॉइल है वो सब बनाने के लिए हम लोग जेटीसी मटेरियल प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि टेम्परेचर के साथ उसका रेजिस्टेंस चेंज ना हो। रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो मेजरिंग जो वैल्यू देगा आपको वो चेंज हो जाएगा। फिर हमने ओम्स लॉ का दो फॉर्म देखा, पॉइंट लॉ, क्या कहते हैं इसको, स्केलर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म। क्लियर? तो आज के लिए यहाँ इतना ही। इसको नोट्स बना लेना, पॉइंट वाइज लिख लेना जो जो बोला हूं, और वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके ऐप पे, वहां से आप फिर से देख सकते हो उसको। ठीक है? ओके सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।